हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त और होस्ट तरुण बेस्ट। आज हम बात करेंगे आर्यन माइग्रेशन थ्योरी की। एक्चुअली हम बचपन में अपने स्कूल में आर्यन माइग्रेशन थ्योरी तो पढ़ी चुके हैं, जो मैक्स मुलर ने लिखी थी। मगर मैक्स मुलर की दी गई आर्यन थ्योरी से पहले भी भारतीय उपमहाद्वीप में ऋग्वेद की अपनी व्याख्याएं प्रचलित रही। तो वो जो आर्यों की अपनी व्याख्याएं थी। आर्यों के अनुसार, अगर हम आर्यों के अनुसार देखें तो उनके अनुसार उत्तर भारतीय क्षेत्रों में, भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर भारतीय क्षेत्रों में कुछ पुराने कबीले रहते थे। ये कबीले कितने समय तक से रहते आ रहे थे इसका कोई अंदाज़ा नहीं, इसलिए इन शुरुआती कबीलों को सनातनी कबीले कहा गया। यहाँ पे कुछ कुछ कबीले नदियों के पास थे और कुछ कुछ कबीले नदियों से दूर थे। तो एक बड़ा राष्ट्र चला यहाँ पे जो हड़प्पा मोहनजोदड़ो कराया। इसका असली नाम मालुहा था। तो इस राष्ट्र में जो जो कबीले नदियों के किनारे थे वो ज़्यादा विकसित हुए, डेवलप्ड हुए व्यापार की वजह से, विदेशी व्यापार की वजह से। यहाँ से कपास, कपड़ा, टेराकोटा की मूर्तियाँ और बर्तन और अलग अलग चीज़ें मेसोपोटामिया के साथ व्यापारिक लेन देन में चलती थी और आदान प्रदान होता था मेसोपोटामिया के साथ मसालों का और इन सब चीज़ों का। तो जहाँ जहाँ से व्यवसाय होता था वो सब एरिया डेवलप होते चले गए और जो नदियों के किनारे पे व्यवसायिक नए शहर बसे। और जैसे शहर बसता है धीरे धीरे फैक्ट्रियाँ लगी, पॉपुलेशन बड़ी शहरों के आसपास उद्यान लगाए गए, शहरों में बड़े बड़े स्नानागार बने, जिसके लिए पानी की ज़रूरत महसूस हुई। अब पानी की आपूर्ति के लिए बड़े बड़े शहरों ने बड़े बड़े बांध बनाए, जिनसे शहरों पे एक बड़ी पानी की आपूर्ति हासिल हुई शहरों को, जिसकी वजह से ये सामूहिक स्नानागार होगा जो हमें मिलते हैं हड़प्पा में, ये सब हमें मिले। अब ऐसे में जो नदियों पे बांध बने उसकी वजह से जो पानी का एक जो नेचुरल फ्लो था वो टूटा और काफ़ी एरिए सूखते चले गए जहाँ पे पानी नहीं पहुँचा। कुछ एरिए में तो एक्सेस पानी मिल गया मगर काफ़ी बड़े क्षेत्रों में पानी नहीं पहुँचा, पानी रुक गया क्योंकि पानी तो नदियों में बांध बना दिए गए। अब वो एरिया सूखते चले गए, वहाँ का जल स्तर दिन ब दिन कम होता चला गया। कई दशकों में वहाँ का जल स्तर नीचे, भूमिगत जल स्तर नीचे हो गया। जंगल सूखने लगे, घास सूखने लगी और ज़मीनें रेगिस्तान में बदलती चली गई। ऐसे में सूखे की मार झेलते जो ग्रामीण एरिया के लोग थे उनके जब पशु मरने लगे, क्योंकि एक किसान के लिए और ग्रामीण एरिया में रहने वाले किसान के लिए पशु उसकी संपत्ति होता है, रिजर्व फूड फर्स्ट करेंसी के तौर पे देखा गया है हमेशा। तो वहाँ पे उसके जानवर जीव जंतु मरने लगे तो ग्रामीण एरिया से लोग माइग्रेशन करने के लिए मजबूर हो गए। तो ऐसे में काफ़ी सारे कबीले जो ग्रामीण एरिया में रहते थे, ये कबीले शहरों की तरफ पलायन किया इन्होंने। शहरों के डेवलपमेंट के साथ ही मार्केट की मोनोपोली बनी। यहाँ पे व्यावसायिक परिषदें बनी, कैपिटल काउंसिल जिन्हें कहते हैं, जिन्होंने पूरा का पूरा मार्केट पे कंट्रोल किया। शहरों की मार्केट पे इनका कंट्रोल हो गया। ग्रामीण लोगों से ये सस्ती कीमत में माल लेते और महंगी कीमतों में ये विदेशी व्यापारियों को या बाजार में माल बेचते, बहुत प्रॉफिट कमाते। मगर ग्रामीण लोगों को उनकी माल का मूल कीमत भी नहीं मिल पाती क्योंकि मार्केट में इन व्यावसायिक परिषदों की मोनोपोली थी। तो इसलिए शहर और ग्रामीण के बीच में एक बहुत बड़ा गैप बन गया। अब जब बड़े बड़े शहर बने तो अब ऐसे में जितने भी बाहरी व्यवसायी आते थे उन्हें मार्केट में अपना माल नहीं बेचने दिया जाता था, या ग्रामीण लोगों को मार्केट में अपना माल बेचने की मनाही थी, जबकि यहाँ के व्यवसायी ग्रामीण लोगों से ही माल खरीदा करते थे। अब जब जानवर मरने लगे तो जो स्थानीय लोग थे वो घबरा गए और वो मजबूर हो गए शहरों की ओर पलायन करने के लिए। अब जो
ट्रेंड किसान थे, ट्रेंड प्रोफेशनल किसान थे, ग्रामीण लोग थे। जब वो शहरों में पहुंचे तो वो एक अनट्रेंड लेबर की तरफ पहुंचे, क्योंकि जहाँ पे वो अपने व्यवसाय में एक ट्रेंड किसान थे, मगर जब कृषि का व्यवसाय ख़त्म हुआ तो वो अनट्रेंड लेबर की तरह शहरों में पहुँचे। मगर शहरों के पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था कि इन लोगों को खपा सके, इनको नौकरी दे सके या इनके लिए कोई अरेंजमेंट कर सके। ऐसे में ये लोग एकजुट हुए, बेरोजगारी और भुखमरी में ये लोग एकजुट हुए और इन्होंने अपना एक नेता चुना। इनका नेता इंद्र कहलाया। गायक गाता है इंद्र के लिए गाना, मंत्रों से करता साधक इंद्र की अर्चना। अपनी वाणी से करते हम इंद्र की आराधना। सूर्य ही इंद्र का नेत्र है, सर्वत्र देख पाता है। वही किरणों से मेघ पिघलाता, जल गिराता है। झपट या विकट युद्ध में जिसे हम बुलाते वह इंद्र है। शत्रु को हराने भेजते मित्र को हम, वही तो वज्रधारी इंद्र है। इंद्र है सर्वेश्वर, समर्थ है समर्थों में। चपल वेग से घुसता है अपनों में। बलशाली वृषभ वृष्टि वेग से घुसता है गौओं के झुंडों में। इंद्र तुम किसानों के धन धान के एकमेव स्वामी हो। हम सब दिशा से सबके इंद्र को बुलाते हैं। इंद्र तुम हमारे हो, हमारे ही रहो। इंद्र ने शहरों में जाते ही नदियों पे बने बांधों को तोड़ा और नदियों को आज़ाद कराया, ताकि नदियाँ फिर से अपने प्राकृतिक रूपरेखा में वापस लौट जाए, प्राकृतिक स्थानों में वापस जाए और जो नेचर जो अभी डिस्ट्रॉय हो चुकी है वो रीहील हो। फिर इंद्र ने शहर के व्यवसायिक परिषद यानी कैपिटल काउंसिल यानी व्यवसायियों के पास अपना संदेश भेजा। उसने कहा कि भैया आपकी वजह से हमारे जो पालतू जानवर है वो मारे गए और हमारे जनधन की बड़ी हानि हुई। आप कम से कम अपने जानवरों का एक हिस्सा यानी अपने पालतू जानवरों का एक हिस्सा हमें दो, ताकि हम एक बेसिक मेन स्ट्रीम में वापस लौट सके, हम रीस्टैब्लिश कर सके। और क्योंकि आपकी वजह से, आपकी बेवकूफ़ाना ये हरकतों की वजह से या लालची हरकतों की वजह से प्राकृतिक को इतना नुकसान हुआ, इसलिए आपको एक हर्जाने के तौर पे अपने गाय का अपने पालतू जानवरों का एक हिस्सा देना चाहिए, ताकि लोग फिर से रीडेवलप कर सके। मगर पढ़ियों यानी व्यवसायियों ने अपनी गाय का यानी अपने पालतू जानवरों का हिस्सा देने से मना कर दिया, साफ मना कर दिया। ऐसे में इंद्र ने अपने साथियों के साथ व्यवसायियों के ऊपर हमला किया। इंडस्ट्रियलिस्ट या फिर व्यवसायिक जो समूह थे वहाँ पे उनके ऊपर हमला किया। उनसे उनके कब्जे में जितने भी पालतू जानवर थे उन्हें अपने कब्जे में किया और लोगों में आपस में बांट दिया। और गरीब लोग जो कि बेघर हो गए थे इन व्यवसायिक परिषदों की वजह से, उनमें आपस में बांट दिया। फिर इंद्र शहर गया। शहर में जाके उन्होंने शहरों की करेंसी डिस्ट्रॉय की, जो करेंसी थी, क्योंकि करेंसी के माध्यम से ही व्यवसायी अपनी ही कम्युनिटी के लोगों को डोमिनेट कर रहे थे, क्योंकि उनके पास पैसा था, तो पैसे के माध्यम से अपने लोगों को डोमिनेट कर रहे थे। और तो पैसे का मेन क्या है? करेंसी।
को ही पैसा कहते। तो उन्होंने करेंसी डिस्ट्रॉय कर दी, उन्होंने जो चलित करेंसी थी वो डिस्ट्रॉय कर दी और शहरी लोगों को अपने उसमें मिला दिया। इंद्र जहाँ भी गया उसका बड़ा स्वागत हुआ, लोगों ने उसका बड़ा सत्कार किया, क्योंकि आम लोगों के लिए वो हीरो था। क्योंकि शहरी समाज भी जो कि परिषद के आधार पे बना था, 4 वर्ण व्यवस्थाओं में बटा हुआ था, क्योंकि व्यावसायिक समाज हमेशा 4 वर्ण व्यवस्थाओं के साथ आता है, जहाँ पे एक बड़ी पॉपुलेशन वो थी जो भारी कोर्ट फीस और वकील की फीस पे करके अपने लिए न्याय खरीदने में असमर्थ थी। क्योंकि सिविलाइज सिस्टम था, न्याय के लिए पे करना पड़ता था, तो वहाँ पे भी एक बड़ी जनसंख्या थी जो अपने लिए न्याय खरीदने में असमर्थ थी, जो जिसे शूद्र यानी गुलाम कहा जाता था। सारे शूद्र इंद्र के साथ मिल गए और उन्होंने, और पहले जो शुरुआती तौर पे जो इंद्र पे जिन्हें शक था कि इंद्र कुछ कर पाएगा या नहीं कर पाएगा इतनी बड़ी सत्ता का, तो वो भी बाद में इंद्र के साथ मिल गए और उन्होंने पूरे शहरी सत्ता को ख़त्म कर दिया। और शहर ख़त्म होने के बाद सभी गांव की ओर वापस लौटे और फिर से गांव संपन्न हुए और ग्रीन हुए। और इसके बाद इंद्र ने जो सिस्टम लागू किया, क्योंकि पुराना कैपिटल काउंसिल सिस्टम वो डिस्ट्रॉय कर चुका था, करेंसी डिस्ट्रॉय करने के साथ और नेचुरल रिसोर्सेज के रीडिस्ट्रीब्यूशन के साथ। ऐसे में इंद्र ने एक नया सिस्टम लागू किया, तो ये सिस्टम कहलाया विदतगढ़ सभा समिति, जिसे स्वर्ग भी कहा गया, कि पृथ्वी पे बसाया स्वर्ग भी कहा गया। विदतगढ़ सभा समिति का पॉपुलर नेम गणतंत्र है, या इसे स्वराज के नाम से भी जानते हैं, जिसने बाद में जाके भारतीय उपमहाद्वीप में कई स्वराज के बेसिस पे कई राष्ट्र बने और कई वेलफेयर राष्ट्र बने। इंद्र के बसाए गए इस नए सिस्टम का नाम था स्वराज, या इसे विदतगढ़ सभा समिति के नाम से जाना गया, ऋग्वेद में एक्सप्लेन किया गया, जो हम अगले वीडियो में समझेंगे। इसी से प्राचीन गणतंत्र की शब्द की उत्पत्ति हुई, इसी सिस्टम से। तो अगले भाग में हम ऋग्वेद के मुख्य सिस्टम विदतगढ़ सभा समिति को डिटेल में समझेंगे कि क्या ये सिस्टम था जिसे स्वराज कहा गया और क्यों इस सिस्टम को स्वर्ग कहा गया। क्या ये सिस्टम सच में इतना वेलफेयर सिस्टम था कि इसे स्वर्ग कहा गया।